जय हिंद। आज विश्व न्याय दिवस है। संयुक्त राष्ट्र संघ सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक न्याय हेतु न्याय दिवस मनाता है। आज का थीम है औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना। हम स्पष्ट कर दें, औपचारिक रोजगार का मतलब जहाँ सरकार है वहाँ रेगुलर वैकेंसी के अगेंस्ट या रेगुलर वैकेंसी के अलावा जो नियुक्तियाँ होती हैं, जैसे एडहॉक नियुक्तियाँ हो गई या कॉन्ट्रैक्ट पे हो गई या जो आउटसोर्सिंग करते हैं सरकार एम्प्लॉइज़ का, ये जो है ये सभी औपचारिक रोजगार है। यानी इनमें जो रेगुलर पे स्केल है वो नहीं दी जाती। प्राइवेट सेक्टर में जो कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंटमेंट होते हैं या आउटसोर्सिंग होती है, इनको कहते हैं औपचारिक रोजगार। 140 करोड़ की जनसंख्या में सबको रेगुलर पे स्केल है, रेगुलर वैकेंसी, रेगुलर स्केल में सैलरी देना संभव नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो शिक्षा है हमारी ब्रिटिश व्यवस्था पर आधारित या बाबू बनाती है। अभी उन्होंने एक स्पीच में अपने दिया था, तो सही भी है। हालांकि दूसरी तरफ देखिए, इस शिक्षा में यूरोप और अमेरिका के लोग नोबेल प्राइज पाते हैं। जरूरत है एक ऐसी व्यवस्था का जो रोजगार पूरक हो, जहां आदमी प्रधानमंत्री के शब्दों में स्वयं अपने लिए रोजगार अर्जित कर सके। हमारा प्रियम्बुल, हमारा संविधान वैदिक व्यवस्था पर आधारित है, जहां सभी को समान अधिकार है। मैंने वैदिक शब्द इसलिए इस्तेमाल किया, भारतवर्ष में केवल वेद और रामायण काल या कुछ महाभारत काल तक सामाजिक व्यवस्था में कोई भेदभाव नहीं। वैदिक काल में आप ऋग्वेद देखें तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार जीने का अधिकार था, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने का अधिकार था, अपनी क्षमता के अनुसार वो अपने परिवार को चलाता था। यहाँ शासन और राजा का संबंध है। राजा व्यक्ति को इतना देने के लिए बाध्य था जिससे उसका परिवार चल सके। तो यही रामायण काल में भी हुआ। आप देखेंगे भगवान राम, मेरी पुस्तक है राम राज्य आधुनिक परिवेश में, मैंने लिखा है भगवान राम के काल में ये जो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, सभी को बिना किसी भेदभाव के अनाज का वितरण किया गया इस देश में। ये पहली बार हुआ। पहली बार गरीबी के आधार पर, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जो हो, माइनॉरिटीज़ में सभी को गांव में दिया गया अनाज, खाने की व्यवस्था की गई। ये फर्स्ट टाइम हुआ। इससे पहले फर्स्ट टाइम हुआ हिंदुस्तान में जब गैस सिलेंडर गरीबी के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को मिला हो, किसी जात और धर्म पर। वास्तव में ये एक हमारी प्राचीन सामाजिक व्यवस्था थी। राम के जमाने में दुकानें खुली रहती थी और जिसको जो कम हो जाए जाकर ले ले, कुछ पैसा नहीं देना है। यानी शासन का दायित्व था कि वो इतनी सुविधा उपलब्ध कराए कि लोग स्वयं रोजगार अर्जित कर सके। तो ऐसा था हमारा हिंदुस्तान। वेदों में कहा गया है कि ऋग्वेद में कि जैसे नदियाँ हर व्यक्ति को जल देते हुए रास्ते में पड़ने वाले शहरों को समुद्र मिलती है, फिर भी उनका जल कम नहीं होता। अतः
दान देने से, किसी की सेवा करने से धन नहीं कम होता है। महर्षि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की, हम आप जानते हैं, बहुत से लोग रोज पढ़ते हैं। ये ऋग्वेद के तीसरे खंड में है, तीसरे खंड में है। मैंने गायत्री मंत्र की लिए इसलिए रचना की कि ऋग्वेद के 10 खंडों में से 8 खंड विश्वामित्र और उनके वंश का है, जैसा कि इतिहासकार R.C. दत्त ने लिखा है अपने प्राचीन इतिहास की पुस्तक में। गायत्री मंत्र का क्या अर्थ है? ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात हे परमात्मा, तूने हमें उत्पन्न किया है, पालन कर रहा है, तुझसे ही पाते प्राण हम दुखियों को कष्ट हरता है। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी जगह, सृष्टि के कण कण में तू ही रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। इसीलिए अब तो नहीं देखता हूँ, पहले हमारे जो पूंजीपति हुए, बिरला हुए, टाटा आज भी, या जेके वालों ने जगह जगह धर्मशालाएं बनाते थे, फ्री रहने को मिलता था, बचपन में जाता था। शायद अब हमारी ये जो पूंजीपति हैं नए, ये भूल गए कि उनका भी दायित्व समाज के लिए है। हमारे संविधान का प्रियम्बुल ही कहता है प्रियम्बुल माने प्रस्तावना, कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार जीवन जीने का अधिकारी रहेगा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और बंधुत्व को बढ़ाने के कल्पना और बिना भेदभाव के जीवन यापन का अधिकार है। देखिए, ये सामाजिक दायित्व है, इसे पूरा करने का सरकार का दायित्व है। संविधान का भाग 4 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, कहता है कि शासन को निर्देश देता है कि वह एक ऐसा सामाजिक व्यवस्था कायम करे जहां जनहित बिना किसी भेदभाव के सर्वोच्च हो और कार्य के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति समान रोजगार का अवसर तथा पारिश्रमिक मिले। यानी अनुच्छेद 38-39 में। अनुच्छेद 47 कहता है कि सरकार समान रूप से सबके जीने के स्तर को बढ़ावे तथा स्वास्थ्य और पोषण को भी उच्च स्तर को ले जाए। जहाँ तक पोषण का सवाल है, यह व्यक्ति के आय पर निर्भर करता है। मैंने, आपको आश्चर्य होगा, मैंने अयोध्या में एक आश्रम बनाया, कर जाता हूँ कभी कभी। मेरे गांव के कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, एक बॉटलिंग प्लांट में कहीं है। मैंने पूछा क्या तनख्वाह मिलती है? उनका 5,000। सरकार का मिनिमम वेज करीब 14-15 हज़ार है। अभी 2021 में मिनिमम वेजेज एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है और मिनिमम सैलरी को बढ़ाया गया है। वो इंडस्ट्रियलिस्ट पे भी बाध्य है, लेकिन ये 5,000 रुपये कैसे दे रहे हैं ये हमारे जो पूंजीपति हैं? सरकार द्वारा निर्धारित धन नहीं दी जा रही है। दूसरा प्रकरण, मैंने एक शुगर मिल से कहलाया, एक गांव के गरीब आदमी को नौकरी दिया जाए। दोनों का जज साहब ने कहा है इसलिए 5 देता हूँ, 6,000 दे दूंगा। अब 5 किलोमीटर दूर वो व्यक्ति जाए, दिन भर खटेगा और 6,000 मिलेगा। आप बताइए, 6,000 रुपये, 7,000 रुपये, 8,000 रुपये में आदमी जो है कैसे पोषण कर पाएगा अपने परिवार का? आपको बता दें,
अभी एक वियान न्यूज़ चैनल है अंतर्राष्ट्रीय, बहुत अच्छा है, इंडिया का है। उसमें डिस्कशन आया था श्रीलंका में जो सामाजिक उथल पुथल मची है उसका कारण वो डिस्कस कर रहा था। 70% श्रीलंका में औपचारिक नियुक्तियाँ हुई है, औपचारिक रोजगार के माध्यम से लोगों की रोटी रोजी चल रही है। यानी जो रेगुलर वैकेंसी है वो भी ना भर के प्राइवेट सेक्टर या सरकार में औपचारिक नियुक्ति की जाती है, जिससे कि शासन का फंड बचे। हमारे जो लंका के राष्ट्रपति का भवन टीवी में आपने देखा, तो जिस देश में प्रजा की 70% औपचारिक एम्प्लॉयमेंट हुआ हो और सहने की एक सीमा होती है। ये साउथ ईस्ट एशिया में हम भगवान को मानते कहते भगवान करता है, नहीं ऐसा नहीं है। भगवान तो कुछ नहीं करता है, सब मनुष्य स्वयं करता है, अपना स्वर्ग बनाता है, अपना नरक बनाता है। तो 70% की औपचारिक नियुक्ति ने श्रीलंका में उथल पुथल मचा दिया। और एक देश ऐसा है जहाँ के राष्ट्रपति को अपना देश छोड़ के भागना पड़ा। तो औपचारिक नियुक्ति में जो व्यापारी, जो बड़े बिजनेस वाले शोषण करते हैं, शुगर मिल हो, चाहे बॉटलिंग प्लांट हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, वो लॉन्ग रन में सामाजिक विद्रोह का कारण बनता है। व्यक्ति को इतना तनख्वाह मिलना चाहिए, इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, वह कम से कम पत्नी 2 बच्चों के साथ महंगाई देखते हुए जीवन यापन कर सके। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 1977 में एक केस समंथा का, उसमें कहा जीने का अधिकार मूलभूत है। जब जीने का अधिकार फंडामेंटल राइट हो गया, फिर आगे उच्चतम न्यायालय ने कहा बुद्धदेव कर्माकर के केस में कि नहीं, जीने का अधिकार तो फंडामेंटल राइट है, लेकिन सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है। सम्मान कब मिलेगा किसी व्यक्ति को? जब कम से कम वो अपने अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीद सके। और महंगाई में जो महंगाई चल रही है, इस महंगाई के परिप्रेक्ष्य में वो अपने पैसे में मिलने वाले तनख्वाह से अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तो चमत्कारी कार्य हुआ है इस सरकार शासन में, जहां दवा निःशुल्क 5 लाख तक के दी जा रही है। और नहीं तो उस कैसे चलता है उस पैसे में 6,000-7,000 में 6,000 रुपये का। तो वो जो मिल मालिक है, इंडस्ट्रीज, उनके सिगरेट पी जाते होंगे, 1 बोतल स्कॉच पी जाते होंगे जो 6,000 का आएगा। अब आप सोचिए, और गरीब आदमी को 7,000-8,000 दे रहे हैं। इसका कारण हम आपको बताते हैं। हमारे यहाँ कानून तो बहुत अच्छा बनता है, मेरा 45 साल का अनुभव है। शासन कहीं कानूनन कमी नहीं रखती है, जो पालन करते हैं वो करप्ट है, वो अपना दायित्व तो नहीं निभाते हैं। मैं अभी अमेरिका घूमने गया था 3 साल पहले। एक पाठक जी मेरे मित्र हैं, मैं उन्हीं के यहाँ रुका था। मैंने कहा भाभी जी सुबह 5 बजे उठ के झाड़ू लेके घर बहाल रही थी। तो मैंने कहा नौकर? कहे भाई साहब यहाँ नौकर नहीं रखा जा सकता। अरे हमने कहा इंडिया से ले आओ एक, हमारे यहाँ तो 10,000 में भी मिल जाएंगे 15। कहे नहीं, यहाँ $25 या $20 जो भी था हम देंगे, नहीं देंगे तो मेरे ऊपर हज़ारों डॉलर की पेनल्टी लग जाएगी। तो मैंने कहा कैसे लोग सरकार या लेबर डिपार्टमेंट कैसे जानेगी वहाँ? तो उन्होंने बताया कि जैसे ही मेरे यहाँ कोई सर्वेंट होगा
अपने आप सरकारी आदमी आता है, पूछता है कि तुझे पूरी तनख्वाह $20 की मिल रही है कि नहीं, जैसे हमारे यहाँ मिनिमम वेजेस है। मुझे नहीं पता कि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के यहाँ किसी उसमें जो शुगर मिल है, बॉटलिंग प्लांट्स हैं, या जो भी इंडस्ट्री है बड़े बड़े, कभी कोई पूछने गया हो गुप्त रूप से या अदरवाइज मिल मालिक के सामने नहीं कि भैया तुझे कितना पैसा मिलता है, कोई नहीं पूछता। और जब ये अच्छा कानून होते हुए भी जिसको पालन कराने वाले जब भ्रष्ट होते हैं, वो अपना दायित्व तो नहीं निभाते हैं, तो फिर ये औपचारिक रोजगार का शोषण होता के रूप में शोषण होता समाज का, आम आदमी शोषित होता है। इसलिए आवश्यक है कि अभी अब देखिए 2021 में मिनिमम वेजेस एक्ट अमेंड हुआ अक्टूबर 2021। इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। कम से कम मेरे ख्याल से 15,000 से कम नहीं मिलेगा। आज भी भैया 8,000 क्यों? मैं यहाँ इंचार्ज था आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में, तो आउटसोर्सिंग का प्रोविज़न है, माली वगैरह और सब पोस्ट। तो भारत सरकार का जो सर्कुलर है उसे 15,000 या 20,000 इससे कम नहीं मिलना चाहिए। तो उसको अखबार में निकाल के जो आउटसोर्सिंग वाला मिलता है, ठेका लेता है, वो लेता है भारत सरकार वाला ही, जो हम देते थे एज इंस्टीट्यूशन। लेकिन देता कितना है उसमें भी 20% काट देगा जो ठेका लेता। यानी जो हमको 18,000 मिलना चाहिए वो हमें 18 ना दे के 15 देगा, 12 देगा या 10 देगा। जितने गार्ड लगे पूरे लखनऊ में, किसी को 8-10 हज़ार नहीं मिलता है, जबकि ये नहीं है सरकार की नीति न कानून है। तो इम्प्लीमेंटेशन तो लॉ का हो नहीं रहा है। तो यही श्रीलंका में भी हुआ होगा। एक बौद्ध देश जो वायलेंस से डरते हैं, एक कभी हथियार अपने हाथ में नहीं लेते, ये लोगों को मैंने टीवी में देखा नारा लगाते हुए। क्योंकि जब पेट में आग लगती है, भूख लगता है, तो सारे धर्म, सारी मर्यादाएं टूट जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में 250 वर्ष से डेमोक्रेसी चल रही है। कारण ये है निचले स्तर पे वहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं है। आप चाहे चालान हो जाइए, 10 मिनट में मैं गया था, वहाँ चालान कट जाती है, 1 पैसा नहीं देता। यहाँ हर ऑफिस के बाहर दलाल है। तो ऐसे ही औपचारिक नियुक्ति में अगर हमें सरकार के नियमानुसार तनख्वाह न मिली, पैसा न मिला, तो मैं क्या करूँगा? और भी प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर वो कह दे कि शासन का तो 15,000 मिलना है, तो वो जो मालिक है वो तो भगा लेगा उसको। तो जो 5,000 8,000 मिल रहा वो भी नहीं मिलेगा। इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान मॉनिटरिंग सख्त होनी चाहिए। कानून सख्त है तो कोई उससे बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कानून सख्त है और मॉनिटरिंग नहीं है, बिचौलिए खा रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। रॉबर्ट डेनिंग एक इंग्लैंड के बहुत बड़े जज हुए, कहा कानून तो सब बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन उनका पालन नहीं हो पाता। अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास या कोई भी अपॉइंट हो, वहाँ के संविधान में है को एडवाइजर अपॉइंट करते हैं। तो अपनी विचारधारा के अनुसार जो बड़े विद्वान होते हैं, बेस्ट, तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अपॉइंट करता है समाज के लिए, युद्ध के लिए और चीज़ों के लिए, क्योंकि जो हर
सिर्फ वो ब्यूरोक्रेट पे नहीं डिपेंड रहता, जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी अपनी जगह रहती है, लेकिन उसे राइट है अपने एडवाइज़र अपॉइंट करने का, जो 20-50 साल समाज में संघर्ष किए हो, रिसर्च किए हो, प्रोफेसर रहे हो, शोध किए हो, नकल वाला नहीं। तो ऐसे लोग जब रहते हैं एडवाइस करने के लिए तो कम प्रॉब्लम होती है। तो आदेश का, शासन के नियमों का, कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन होता है। ये व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं। हमारे चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, विशेषज्ञों का एक दल उनकी सहायता के लिए हो, जो उस पार्टी के विचारधारा के अनुसार हो, कोई हर्जा नहीं। लेकिन जिसने शोध किया हो समाजशास्त्र में, अर्थशास्त्र में, विज्ञान में, युद्ध शास्त्र में, वो जब एडवाइस करेगा तो फिर वो बहुत सी कमियां जो रहती हैं वो दूर हो जाएगी। और आज़ादी के बाद इस बिंदु पर कोई भी शोध, कोई भी विचार नहीं हुआ अब तक। ये ब्यूरोक्रेसी जो होती है, जिसकी पार्टी आती है उसी अनुसार फिर हो जाती है, वो स्टैंड नहीं देती है। इसीलिए देखिए, सफल प्रजातंत्र है 250 साल से, वो बाहर के रखते हैं एडवाइजर, जो हर मामले पर राय देते हैं, डिस्कस करते हैं, मानिए ना मानिए, लेकिन वो अपनी राय देते हैं, क्योंकि उनका तो सालों साल शोध रहता है अपने सब्जेक्ट। ये हिंदुस्तान को ज़रूरत है। अगर इतनी अच्छा काम जो चल रहा है इसको जड़ तक पहुंचाने के लिए, देखिए उच्चतम न्यायालय ने कहा है, उन्होंने कहा, फ्रांसिस 1981 में एक केस में उन्होंने कहा कि जीने का अधिकार और लिवलीहुड, ये जो लिवलीहुड यानी रोजगार का अधिकार, दोनों मूलभूत अधिकार हैं, लेकिन साथ ही जीने का अधिकार सम्मान के साथ होना चाहिए, विद डिग्निटी होना चाहिए। और अगर डिग्निटी नहीं है तो फिर जानवरों की तरह हो गया। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एनिमल लिविंग नहीं, सम्मानजनक जीने का अधिकार होना चाहिए। औपचारिक रोजगार में अगर प्राइवेट सेक्टर पे पूरी सैलरी नहीं दी जा रही है मिनिमम वेजेस एक्ट के अनुसार, तो ये बहुत बड़ा शोषण है समाज का, और ऐसा हो रहा है हिंदुस्तान में। ठीक है, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दे रहे हैं, उनको हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग शोषण कर रहे हैं औपचारिक रोजगार के नाम पे, कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे। और क्या बताए, यहाँ तो एक और समस्या औपचारिक रोजगार में है, जब हम आउटसोर्सिंग करते हैं तो उसमें शासन का अंकुश नहीं रहता। वो जो कॉन्ट्रैक्टर है आउटसोर्स का, वो चूज करके व्यक्तियों को किसी संस्था को सामान की तरह सप्लाई करता है। हालांकि ये मेरे ख्याल से इनडायरेक्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई, खैर जो चल रहा है। तो जो आउटसोर्स करता है आदमियों को और सरकार को देता है या प्राइवेट सेक्टर में देता है, वो पूरी तनख्वाह दे रहा है कि नहीं, ये सुनिश्चित अगर नहीं होगा तो ये हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट बेकार गया। ये सुनिश्चित होना जरूरी है कि आउटसोर्स द्वारा किए गए व्यक्ति को पूरी सैलरी मिल रही है। अभी मैं था एक क्षेत्र में गया था, अब वो मालूम हुआ मनरेगा में अगर सरकार 500 देती है और अकाउंट में जाता है, तो अकाउंट से निकाल के तुरंत उसका हिस्सा दे दीजिए, 500 में से 100 रुपये, ये हो रहा है। तो अब आप बताइए ना कि कैसे जाएंगे, कैसे आम आदमी रहेगा। हमने लंका में देख लिया, केवल औपचारिक रोजगार में नियुक्त होने वाले लोगों को, जो 70% आबादी लंका की है,
होने के कारण वो गरीबी रेखा से कभी ऊपर उठ नहीं पाए। और जब गरीबी रेखा से औपचारिक रोजगार कारण नहीं उठ रहे पाए और उनका शोषण चलता रहा, अमेरिका की तरह कोई स्क्रीनिंग, कोई सर्विलेंस मशीनरी नहीं है जो ईमानदारी से देखे, तो सिल्टिंग होती पब्लिक के माइंड में और एक बार तो विस्फोट हो जाता है, समाज में विद्रोह होता है। इसलिए औपचारिक रोजगार जहाँ शासन को बर्डन से मुक्ति करती है, कम में काम चलता, वहीं जो कानूनन व्यवस्था है सैलरी देने का, मिनिमम वेजेस एक्ट का या अन्य अधिनियमों का, वो देखना जरूरी है कि उस एम्प्लॉई के पॉकेट तक जा रहा है कि नहीं। ऐसा कोई ईमानदार इंस्ट्रूमेंट नहीं है। लेबर कोड कोई जाता नहीं। आप देखिए हिंदुस्तान में अभी भी कलेक्टर साहब के ऑफिस में जाने से डरते हैं। पूर्वांचल की कम से कम मैं बात करता हूँ। आम आदमी अभी नहीं हिम्मत करता है एसडीएम से जाके कहे, और निकाल लिया जाता है। क्या करिएगा? जो मानसिकता ब्रिटिश काल में डेवलप हुई थी, आज भी ज्यादातर अधिकारियों में देखी जाती है। ये तो न्यायपालिका है, हम लोग हैं, हम देखते हैं नजदीकी से और हम संविधान के पालन कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं संविधान का पालन। देखिए, अगर 100 सैंक्शन पोस्ट है किसी डिपार्टमेंट में, तो अक्सर अधिकारी कर रहे हैं आजकल कि वो 100 सैंक्शन तो भर लो भाई, नहीं भरेंगे, हम औपचारिक एम्प्लॉयमेंट कर ले रहे हैं, आउटसोर्सिंग नहीं कर सकते आप। ये तो संविधान के मंशा के विरुद्ध हुआ। अगर सैंक्शन पोस्ट को चाहे प्राइवेट चाहे पब्लिक सेक्टर में न भर के आउटसोर्सिंग किया जाए, इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन अनडाउटेडली आज हिंदुस्तान बदल रहा है और हमारे देश में सरकारें इक्वल ट्रीटमेंट अब देना शुरू की थी। पहले जो फंड आता था मैंने जब वकालत शुरू की 73 में 72 में, तो ये केवल शेड्यूल कास्ट के लिए है, ये केवल ओबीसी के लिए है, ये माइनॉरिटीज के लिए है। अब देखिए क्या गवर्नमेंट है। अमेरिका जैसा देश फ्री मेडिकल एड नहीं कर पाया बाराक ओबामा में, और इस 140 करोड़ में गरीबी रेखा वालों को निःशुल्क ट्रीटमेंट की व्यवस्था की गई है। और इस उत्तर प्रदेश में अब तो एक और, मैं गाँव में गया था, पोर्टल चालू है, मुख्यमंत्री का पोर्टल। आप अपना कंप्लेंट डाल लीजिए, उस पर वेबसाइट पे पहुंचता है और तुरंत कुछ न कुछ इंक्वायरी हो जाती है। वहाँ कार्यालय में एक आदमी बैठा है जो देखता है, रिपोर्ट मंगाता है। ठीक है, धीरे धीरे माइंड ट्यून होता है, लेकिन जब ऊपर ऑनेस्ट लोग बैठते हैं तो धीरे धीरे सिस्टम ठीक होता है। फिर भी अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। जहाँ तक औपचारिक रोजगार की बात है, अभी हम इंश्योर नहीं कर पाए कि पूरा पैसा जो व्यक्ति के को मिलना चाहिए उस कानून के अनुसार, वो मिल रहा है कि नहीं रहा। इस पे कार्य करने की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मेरे भगवान तो भारतवर्ष के ये गरीब लोग हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजा की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, आप वो पैसे गरीबों को दीजिए। ये विवेकानंद का कहना है और बात सही है। जिस देश में अगर पोषण तत्व न मिले बच्चे को जन्म के बाद, जन्म के समय माँ को न मिले, तो कैसे एक पीढ़ी तैयार होगी। तीन ही चीजें साथ चाहिए व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता, रहने के लिए छत, खाने के लिए भोजन,
बाहर लॉ एंड ऑर्डर, एक सबसे बड़ी चीज शिक्षा। शिक्षा सस्ती होनी चाहिए। फीस इतनी होनी चाहिए स्कूलों में कि जो आउटसोर्स एम्प्लॉई 8,000 महीना पा रहा है वो अपने बच्चे को पढ़ा सके वहाँ। तो अगर हमारे बच्चे, ये कोई भी देखे, अभी जस्टिस सुधीर अग्रवाल का एक फैसला था, वो चले गए वहाँ, उन्होंने कहा था कि जितने सरकारी लोग हैं वो स्कूलों में पढ़ाएं, मदर अपने जो प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट का। उसके पीछे भावना क्या थी? आपको वो दर्द नहीं मालूम होगा जो गरीब आदमी फेस कर रहा है। सामाजिक व्यवस्था अमीरों से नहीं चलती, गरीबों से चलती। 80% लोग जो हिंदुस्तान के हैं, 35% जो गरीब लोग हैं, अगर वो सुखी हैं तो सब सुखी हैं। क्योंकि अब सिस्टम बदल रहा। अब आज के पूंजीपति समाज के लिए नहीं कर रहे हैं। आज से 30 साल पहले, हमारे बचपने में मैं जाता था कहीं तो बिरला धर्मशाला में रुकता था, आज भी याद है 7 साल बाद। क्या ऐसा कहीं मिल रहा है हमें? सबकी बिल्डिंगें बाहर बनी हैं विदेशों में, हिंदुस्तान में वो नहीं बना रहे हैं गरीबों के लिए। वेद कहता है, आप देखिए, जो सिर्फ अपने लिए कमाता है वो खून की रोटी खाता है। जो अपना पेट भरने के साथ समाज को भी देता है, वही पुरुष जो है विद्वान है, वही महान है। उसी पे ईश्वर की कृपा होती है। तो अपने साथ हम इस सोसाइटी को भी कुछ दें। ये जो जिनके पास खरबों रुपए हैं, तभी उनका वो सार्थक हो। आउटसोर्स मत करिए, मेरा निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है अपने व्यापारियों से, पूंजीपतियों से, कि ये जो 5, 7, 8, 10 हज़ार दे रहे हैं, हमारी गरीब जनता डर से यहाँ की नहीं आवाज़ उठा पाती है, क्योंकि उसे डर है निकाल लिया जाऊंगा तो वही बंद हो जाएगा। ये उनको, ये धरती पे अगर न्याय नहीं हुआ, दंड नहीं मिला, तो धरती के बाद दंड देने वाला बैठा हुआ है। कभी नहीं होना चाहिए कि आप रख रहे हैं, शासन का नियम कुछ कह रहा है, आप पैसा कुछ दे रहे हैं। अगल बगल आप देख लीजिए लोग, मैंने आपको अमेरिका का उदाहरण दिया, तुरंत पहुंचता है गवर्नमेंट का आदमी, और माफ करिएगा, 1 रुपया घूस नहीं। वो अरबों डॉलर का मालिक पूंजीपति, हिम्मत नहीं है उस क्लास 4 एम्प्लॉई की, क्लास 3 की, जो जांच करने गया है, उसको 1 कप चाय पिला दे। वो वही रिपोर्ट देगा जो उचित है, और वही फैसला, दंड। तो ये ऐसा होना चाहिए हमारे यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत हृदय से ये जो हमारे मित्र हैं, इन जो हमारे इस हेल्प यू सोसाइटी के हर्ष जी हैं, जिन्होंने मुझसे कुछ शब्द कहने के लिए कहा, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और न्यायाधीश तो वैसे भी उत्पीड़न के खिलाफ निर्णय देता है, संविधान की रक्षा करता है। जब किसी सरकार ने 5,500 पुलिस वालों को निकाला था, तो सरस्वती द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार पर मैंने उन पुलिस वालों की नौकरी बचाई, तालाबों को बचाया, बहुत से काम किए। तो ये सब जो सामाजिक न्याय करने की प्रवृत्ति हर न्यायाधीश में होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।